Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 1 एंशिएंट वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है उसका आज बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to start a new topic which is Persian civilization. So let's start. In the Iron Age, Persia, modern Iran, was inhabited by the Aryan communities. One branch of them, known as the Medes, settled in the western part of the country. Another branch occupied the southern and eastern parts and was called the Persians. The Medes built up a powerful kingdom covering a vast area of Iran. At first, the Persians also had to acknowledge the supremacy of the Medes. One of the Persian kings, Cyrus, united the Persians in 550 BC. He built a powerful army and successfully conquered Babylon, Assyria, and Asia Minor. Darius I was the greatest emperor of Persia. He belonged to the Achaemenid dynasty. His empire stretched from river Indus to the eastern shores of Mediterranean Sea. He made Persepolis his capital in 518 BC. During his reign, Persian art, architecture, and sculpture flourished. He also built a powerful navy. आयरन एज में जो पर्सिया है वो अभी तो मॉडर्न में ईरान में है। तो आयरन एज में वहाँ पे आर्यन कम्युनिटीज के लोग बसे हुए थे और उसका एक ब्रांच था जिसे मिथ्स के नाम से जाना जाता था और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सेटल थे। दूसरा ब्रांच जो कि साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट था उसे पर्सियंस बोला जाता था। मिड्स का जो पावरफुल किंगडम उन्होंने बिल्ड किया था और ईरान का बहुत ही बड़े क्षेत्र में उन्होंने कवर कर रखा था। सबसे पहले जो पर्सियंस थे उनका जो भी मिथ्स के बारे में जो प्रभुत्व था उनका बरकरार था। और एक जो पर्सियन किंग्स थे साइरस, उन्होंने पर्सियंस को 550 बीसी में यूनाइट कर रखा था। उन्होंने पावरफुल आर्मी को बिल्ड किया और सक्सेसफुली बेबीलोन, एजीरिया, एशिया माइनर को माइनर रूप से एशिया को भी कॉन्कर्ड कर लिया। डेरिस फर्स्ट ग्रेटेस्ट एम्परर थे, पर्सिया के सबसे महान सम्राट थे और वो एक्शिमिनियन वंशज के थे। उनका जो साम्राज्य है वो सिंधु रिवर से फैलकर ईस्टर्न सोर्स ऑफ मेडिटेरियन सी तक था। उन्होंने पर्सेपोलिस को अपना कैपिटल बनाया 518 बीसी में और उनके और साम्राज्य में जो पर्सियन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, फैला और उन्होंने पावरफुल आर्मी नेवी भी बनाया। The Persian emperors were able administrations. They divided their empire into provinces, each governed by a satrap or governor. The Persians were good soldiers with strong cavalry, navy, and had iron weapons. Though the Persians were defeated by Alexander the Great in 331 BC, their civilization did not come to an end. Their culture and civilization continued to flourish under the Parthian and Sasanian emperors, but ultimately they were conquered by the Arabs in 7th century AD. जो पर्शियन एम्परर थे वो शासन चलाने में सक्षम थे। उन्होंने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था और जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें सत्राप या फिर गवर्नर का जो थे वो उसे चलाते थे, उस पर शासन करते थे। पर्सियंस के पास अच्छे सैनिक थे, जैसे कि घुड़सवार हो गया, फिर नेवी पर्सन थे या फिर उनका जो हथियार था वो आयरन से बना हुआ था।
जो पर्शियंस है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा डिफीट कर दिए गए 331 बीसी में, और उनका जो सिविलाइजेशन था वो उनका अंत हो चला था। और उनका जो कल्चर और सिविलाइजेशन था वो पार्थियन और ससानियन शासक के अंदर फ्लरिश हुआ था, लेकिन अंततः वो अरब्स के द्वारा 7th सेंचुरी एडी में कॉन्कर्ड कर लिए गए। Like the Indo-Aryans, the early Persians worshipped the forces of nature. They believed in the sun god, sky god, and other gods. They considered fire to be a symbol of holiness. They also performed fire rites and practiced animal sacrifices. तो जैसे इंडो आर्यंस थे, वैसे जो अर्ली पर्सियंस थे वो भी नेचर की फोर्सेस की पूजा किया करते थे। वो सूर्य को देवता मानते थे, आसमान को देवता मानते थे, और भी कई देवी देवताएं को वो पूजा करते थे। वो फायर को भी पवित्रता का चिन्ह मानते थे, प्रतीक मानते थे। और वो भी जो अग्नि है उसके साथ वो धार्मिक कृत्य करते थे और जानवरों की बलि भी दिया करते थे। Later, a religious preacher, Zoroaster, found the religion called Zoroastrianism. He taught them about Ahura Mazda, the Lord of Heaven and Light, who gives men strength and energy. According to Zoroaster, life was a constant struggle between good light and evil darkness. The holy scripture of the Persians is called Zend Avesta. बाद में एक धार्मिक शास्त्री थे जो कि जिन्होंने जोरास्ट्र रिलीजन का फाउंड किया, और इसे उन्होंने जोरास्ट्रियनिज्म बोला। उन्होंने अहोरा माजदा के बारे में पढ़ाया, और जैसे कि हेवन और लाइट के जो लॉर्ड है उनके बारे में बताया, जो बताया कि जो ये भगवान है वो लोगों को शक्ति देते हैं और ताकत देते हैं। जो राष्ट्र के अनुसार जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल बरकरार है, गुड यानी कि प्रकाश, और जो एविल है अंधकार, इसके बीच में स्ट्रगल चलते रहता है आदमी की लाइफ में। और जो होली स्क्रिप्चर है पर्सियंस का उसे जेंट अवेस्टा बोलते हैं। Here is your in-text questions 1.2. Based on your understanding, try to solve these questions. Next topic is India, the Vedic Age. The Vedic Age marks a new phase in ancient Indian history, which began with the arrival of the Aryans in India around 1500 BC. It lasted for almost 1,000 years, in the course of which a number of economic, social, political, and religious developments took place. The Vedic age is accordingly divided into two periods of about equal duration, early Vedic period and later Vedic period. ये जो वैदिक एज है वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक नया फेज लेके आया। इसमें आर्यंस का अराइवल हुआ भारत में लगभग 1500 बीसी पूर्व, और ये लगभग हजारों वर्ष तक चला। और इसमें जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक जो डेवलपमेंट है वो सब हुआ। वैदिक एज के अनुसार इसे दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है इक्वल ड्यूरेशन का, एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। Have you heard of the Vedas? They are the most important source of information on the Vedic age. The early Vedic period is known mainly from the Rig Veda, which was the first Veda to be composed. For this period, when the Vedic tribes lived in the northwest part of the subcontinent, including Punjab and Afghanistan, we do not have much archaeological evidence. This was probably because the early Vedic people generally led a nomadic life and did not stay for long at any place. Their economy was mainly pastoral. Cattle rearing was the chief means of livelihood. Horses, goats, and sheep were also important. A little agriculture was also practiced. Family, clan, and tribes called janas were the social units, and there were no castes. The chief of the tribe was called Raja. Popular assemblies of all members of the janas called sabhas and samitis had an important say in public affairs. A number of deities were worshipped, Indra being the most important of them.
क्या आप लोगों ने वेद के बारे में सुना है? जो वैदिक एज का जो ये वेद है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक एज के इंफॉर्मेशन के बारे में। जो अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोग अ, ऋग्वेद से जानेंगे, जो कि पहला ऐसा वेद है जिसे लिखा गया था। इस पीरियड में क्या हुआ था कि जब वैदिक ट्राइब्स थे वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे रहते थे, जैसे कि पंजाब अफगानिस्तान के एरिया में। और हम लोग के पास इसके बारे में ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, संभवतः क्योंकि जो अर्ली वैदिक के जो पीपल थे वो जनरली खानाबदोशी जीवन जीते थे, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे, और वो एक जगह पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते थे। उनका जो आर्थिक स्थिति था वो कैसा था, इकोनॉमी पैस्टोरल था, गांव वाला जैसे गांव वाले रहते हैं वैसा था। जो कैटल रियरिंग, जो पशुपालन था उनका मुख्य स्रोत था अपने जीवन को यापन करने का। घोड़ा, बकरी और जो भेड़ थे उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और थोड़ा बहुत वो खेती करना भी जान गए थे। फैमिली, क्लैंस और जो ट्राइब्स जिसे जन्स बोलते हैं वो उनके सोशल यूनिट्स थे, और वहां पे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था। जो इन जनजाति के जो चीफ होते थे उन्हें राजा बोला जाता था। यहाँ पे पॉपुलर असेंबलीज होते थे जिसमें जो मेंबर्स थे जनास के, जिन्हें सभा और समिति बोलते थे, और पब्लिक अफेयर्स भी यहाँ पे होते थे, मीन्स लोगों का मिलना जुलना होता था। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी, लेकिन जो इंद्र थे वो उन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण थे देवी देवताओं में। The later Vedic period is known in much greater detail from the vast corpus of later Vedic literature as well as from archaeological material. The later Vedic literature comprised of the following books, that is the three Vedas, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. There were also commentaries on all the four Vedas called Brahmanas, Aranyaks and Upanishads. तो जो लेटर वेदिक पीरियड है उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलता है कि बाद में के जो वैदिक लिटरेचर थे और जो उनका आर्कियोलॉजिकल मटेरियल था वो कैसा था। ये जो लेटर वैदिक लिटरेचर है वो तीन बुक से बना है, तीन वेद से बना है, जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके ऊपर एक कमेंट्रीज भी बने हैं, इन चारों वेद के ऊपर, जो है ब्राह्मणास, अरण्यास और उपनिषद्स। A large number of sites belonging to this period have also been excavated. They are all marked by a typical pottery called painted graveware (PGW) and also are known as PGW sites. तो ये बहुत सारे बड़े संख्याओं में ये जो साइट्स है इस पीरियड से जो बिलोंग करते उन्हें एक्सकावेट किया गया, उन्हें खुद करके निकाला गया है, और ये एक टिपिकल पॉटरी से मार्क किए गए हैं पेंटेड ग्रे वेयर से, इसलिए इन साइट्स को पीजीडब्ल्यू साइट्स भी बोला जाता है। During the later Vedic period, there was a large-scale eastward movement of the Aryan communities to Indo-Gangetic Doab and Upper Ganga plains. Towards the end of the period, three important kingdoms came up further east: Kashi, Kosharal, and Videha. Agriculture was now the main occupation, and number of crops, including rice, wheat, and sugarcane, were grown. Crafts also multiplied, iron weapons and tools were introduced. People now led a settled life in villages. Caste began to emerge and crystallize in the form of four varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. The powers of the king and his men increased, and those of the assembly were proportionately undermined. Sacrifices now became very elaborate. The importance of the god Indra receded. New gods such as Prajapati figured prominently. Towards the end of this period, a reaction to the sacrificial ritual could also be observed, which we find mentioned in the Upanishads. तो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जो लार्ज स्केल पे एस्टर्न मूवमेंट हुआ आर्यन कम्युनिटीज का, और वह इंडो गंगेटिक डोब और अपर गंगा प्लेन्स की तरफ आए। और इस पीरियड के अंत होते तक तीन प्रमुख राज्य उभर के आए। पूर्व में काशी, कोशल और विदेह, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर, खेती था, और बहुत सारे क्रॉप्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते थे। चावल, गेहूं, गन्ना, इन सबको उगाया जाता था। क्राफ्ट्स भी बढ़े,
जैसे कि आयरन का वेपन्स बनने लगा, टूल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो लोग हैं वो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस। कास्ट सिस्टम भी इमरजेंस में आ गया और वहां पे चार कास्ट सिस्टम निकल के आए, चार वर्णास निकल के आए, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। जो राजा का पावर था वो उनके आदमियों से बढ़ा और जो उनका असेंबली था वो भी आंतरिक रूप से कमजोर हो गया। और जो अ, बलिदान था वो भी विस्तार ले लिया। और जो उनके जो भगवान जिनका पहले इंद्र का बहुत ज्यादा मान्यता था, उनकी पूजा होती थी, वो भी कम हो गया। और नए भगवान निकल के आए, प्रजापति। और इस पीरियड के अंत में क्या हुआ कि जो सैक्रिफिशियल रिचुअल था, जो धार्मिक कृत्य में जो बलिदान का कार्य होता था, उसके ऊपर उपनिषद में मेंशन किया गया है। The post-Vedic age. In the 6th century BC, there came up large terrestrial states in northern and eastern India known as the Mahajanpadas. There were 16 such states, namely Anga, Magadha, Vajji, Kashi, Kaushala, Malla, Kuru, Panchal, Vatsa, Avanti, Kamboja, Gandhara, Asaka, Chedi, Matsya, and Surasena. Among them, Magadha, Koshala, and Avanti were the most powerful. The extension of agriculture, growth of trade and industries, rise of terrestrial states, and beginning of urbanization gave rise to new forces in the society. Thus, the 6th century BC was also a period of socio-religious transformation. People expressed their dissatisfaction against the ritualistic Brahmanism and Vedic sacrifices. There emerged numerous sects and reformatory movements. This period, called the Ancient Period in history, saw the rise of two important religions called Jainism and Buddhism. तो 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ कि लार्ज टेरेस्ट्रियल स्टेट्स नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में निकल कर आए, जिसे महाजनपदास बोला गया। ये जो स्टेट्स थे वो 16 नंबर में थे, मीन्स 16 ऐसे राज्य उभर के आए। इन राज्यों के नाम है अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ला, कुरु, पंचाल, वत्स, अवंती, कंबोजा, गंधारा, असक, छेदी, मत्स्य और सुरसेना। इन सब के बीच में जो मगध, कोसल और अवंती थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इनमें खेती का एक्सटेंशन हुआ, फिर व्यापार और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क है वो भी स्टार्ट हुआ। इसमें ट्रस्टियल स्टेट्स आए, उनका राइज हुआ। फिर इसमें अर्बनाइजेशन का शुरुआत हो गया, मीन्स लोग शहरीकरण करने लगे, गांव के जीवन से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, जिससे कि न्यू सोसाइटी उभर कर आने लगे। और 6th सेंचुरी बीसी में जो सोशल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हुआ। जो लोग हैं वो अपना असंतुष्टि प्रकट करने लगे। जो ब्राह्मणिज्म जो थे वो जो भी कृत्य करते थे, वेदों में जो वो बलिदान देते थे, उस पे लोगों ने असंतुष्टि प्रकट करना शुरू किया। और वहां पे अलग अलग प्रकार के रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स में सुधारवादी आंदोलन शुरू किए गए। और इस पीरियड को प्राचीन इतिहास में क्या बोला जाता है, एंशियंट पीरियड। ये जो पीरियड था उसे एंशियंट पीरियड बोला जाता है। और जो इतिहास है उसने दो महत्वपूर्ण धर्म के राइज को देखा, जिसे जैनिज्म और बुद्धिज्म बोला गया। Buddhism. Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was born in 563 BC at Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. He was the son of Suddhodana, the chief of Shakya of Kapilvastu. At the age of 29, Gautama left home and attained Bodhi enlightenment at Bodh Gaya under a peepal tree. He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teachings included Four Noble Truths, Arya Satya, and Eightfold अष्टांगिका मार्ग। जो बुद्धिज्म है उनके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 560 बीसी में लुम्बिनी में हुआ, जो कि आजकल इंडो नेपाल बॉर्डर के पास सिचुएटेड है।
वो सुद्धोधना के पुत्र थे। सुद्धोधना शाक्य थे, चीफ थे कपिल वस्तु राज्य के, और 29 की उम्र में जो गौतम थे वो अपना घर छोड़ देते हैं, और उन्होंने अ, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनलाइटमेंट उनको प्राप्त हुआ, बुद्धि हुआ। मीन्स उनके पास बहुत सारे विचार आए। उन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ वाराणसी के निकट दिया। उनके शिक्षा में फोर नोबेल ट्रुथ्स है जिसे आर्य सत्य बोला गया, और एट फोल्ड पाथ है जिसे अष्टांगी का मार्ग बोला गया। अकॉर्डिंग टू बुद्ध के अनुसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी, दुख, ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। डिजायर, तृष्णा इज द कॉज ऑफ दिस माइजरी, और जो चाहत है, जो इच्छा है, वो इस दुख का कारण है। इफ डिजायर इज कॉन्कर्ड देन ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव्ड, अगर हम लोग चाहत को जीत लेते, अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लेते, तो जितने भी दुख है उसको हम लोग अपने जिंदगी से हटा सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ विच इंक्लूडेड, तो हम लोग इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एट फोल्ड पाथ दिए गए हैं जिसको हम लोग फॉलो करके अपने चाहत पे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज राइट मेमोरी, नेक्स्ट राइट एम, third one is right speech, fourth right action, fifth right livelihood, sixth right effort, seventh right memory and right meditation. Last one is, यहाँ पे ए एंड जी नंबर में राइट मेमोरी दो बार दिया गया है। सो नेक्स्ट, बुद्ध सजेस्टेड अ मिडल पाथ अवे फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एज वेल एज एक्सट्रीम austerity. He also laid down a code of conduct such as none killing and none stealing for his followers. He died at the age of 80, 483 BC at Kushinagar in Uttar Pradesh. तो बुद्ध ने मिडिल पाथ सुझाया था, अपने सुझाव दिया था अपने फॉलोअर्स को, और उन्हें ना ही ज्यादा सुख सुविधा को अपनाया, ना ही ज्यादा गरीबी पे ध्यान देने को कहा। और उन्होंने अपना एक कोड कंडक्ट किया, जैसे कि किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी का कोई भी चीज चोरी नहीं करना है, ये उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया। और वो 80 की उम्र में मर गए, 483 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट रिलीजन है जैनिज्म। ऋषभनाथ द फर्स्ट तीर्थंकर इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। Vardhaman Mahavir was the 24th Tirthankar of the sect, Parshvanath being the 23rd one. Mahavir was born in 540 BC at Kundagram near Vaishali, Bihar. His father was the chief of Jhatrika Kshatriya clan. Mahavira became an ascetic at the age of 30 years and died at Pavapuri in 468 BC near Rajagriha. His followers came to be known as Jainas. तो जो ऋषभनाथ थे वो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिन्हें माना जाता कि जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे इस जैनिज्म के, और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे। महावीर का जन्म 540 बीसी में कुंदग्राम वैशाली बिहार के निकट हुआ था। उनके पिताजी छत्रिका क्षत्रिय क्लैन के मुखिया थे। महावीर जो थे वो एक्सेप्टिक 30 इयर्स के एज में बने थे, और उनकी मृत्यु 468 बीसी पावरपुरी जो कि राजगृह के निकट में है वहां पे हुई। और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको जैनास बोला गया। Jainism had no place for a supreme creator. It recognized the existence of gods but placed him lower than the Jaina teachers. The main of Jainism is the attainment of freedom from worldly bonds. Like Buddhism, Jainism opposed the ritualistic practices and evils of Vedic Brahmanism. It also opposed the caste system and accepted the doctrine of karma and rebirth. Jainism have five cardinal principles. तो ये जो जैनिज्म थे उनके में कोई भी जगह नहीं थी सुप्रीम क्रिएटर की। उन्होंने क्या बोला कि गॉड्स का तो एग्जिस्टेंस है, मीन्स जो भगवान है वो तो है, लेकिन जो जैन के जो शिक्षक है उनसे उनका स्थान नीचे था। और जो मेन एम था जैनिज्म का वो था फ्रीडम का अटेनमेंट, और जो वर्ल्डली बॉन्ड्स थे
उनसे उनको फ्रीडम चाहिए था। बुद्धिज्म के जैसे जो जैनिज्म थे वो भी अपोज करते थे जो भी धार्मिक प्रैक्टिसेस थे उनको, और जो भी वैदिक ब्राह्मणिज्म इविल थे उनसे वो अपोज करते थे। वो कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे, उन्हें कास्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं लगता था, और साथ में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और रिवर्थ को एक्सेप्ट किया कि जिस तरह से हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारे साथ भी होगा। और वो रिवर्थ में भी अ, विश्वास करते थे। जैनिज्म के 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस, दूसरा ट्रूथफुलनेस, तीसरा एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग मीन्स चोरी से दूरी, नॉन अटैचमेंट मीन्स किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना, और पांचवा है सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना। और तीन रत्न है, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म आर राइट विजन मीन्स सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज मीन्स सम्यक ज्ञान, एंड राइट कंडक्ट मीन्स सम्यक चरित्र। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।